नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपके शहर में चलने वाला नोट किसी दूसरे शहर में कोई लेने से ही मना कर दे। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। पर पता है, 150 साल से भी पहले भारत में यही हकीकत थी। आज हम उसी एक कानून की कहानी में गोता लगाएंगे जिसने इस पूरे सिस्टम को मतलब जड़ से ही बदल दिया। द पेपर करेंसी एक्ट ऑफ 1861। यूएनसी म्यूजियम में आपका स्वागत है। यहाँ हमारा काम है मुश्किल चीजों को आसान बनाना, क्योंकि हमारा मानना है कि हर नोट एक कहानी कहता है। चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। कल्पना कीजिए कि बंगाल से जारी हुआ कोई नोट मुंबई में नहीं चल रहा, या मद्रास का नोट कहीं और कोई ले ही नहीं रहा। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये 1861 से पहले भारत की रोज की सच्चाई थी। तो 1861 से पहले भारत का करेंसी सिस्टम आखिर था कैसा? अगर एक शब्द में कहूं तो बिखरा हुआ। कोई एक नेशनल पेपर करेंसी थी ही नहीं, बल्कि कई अलग अलग इलाकों की अपनी अपनी करेंसी थी जिन्हें अलग अलग बैंक्स छापा करते थे। जैसे कि 1806 में बना बैंक ऑफ बंगाल, ये पूर्वी भारत के लिए अपने खुद के नोट जारी करता था, और इन नोटों का चलन भी ज्यादातर बंगाल प्रेसिडेंसी तक ही सीमित था। बिल्कुल इसी तरह 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना, जो पश्चिमी भारत के लिए अपनी अलग करेंसी छापता था। इन नोटों का डिजाइन, इनकी वैल्यू, सब कुछ बस उसी इलाके तक ही सीमित था। और फिर 1843 में आया बैंक ऑफ मद्रास, जिसने दक्षिणी भारत के लिए नोट जारी किए। और इस तरह ये बिखरा हुआ सिस्टम और भी पेचीदा हो गया। तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 बड़े सेमी गवर्नमेंट प्रेसिडेंसी बैंक थे जो अपनी अपनी लोकल करेंसी छाप रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि इस सिस्टम से आम जिंदगी और व्यापार में क्या क्या परेशानियां आ रही थीं। भाई, इतने तरह के नोटों का होना बहुत जल्द एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। तो ये जो दिक्कतें थी ना, ये सिर्फ असुविधाजनक नहीं थीं, ये तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार थी। सोचकर देखिए, व्यापार करना कितना मुश्किल होता होगा जब एक व्यापारी को हर वक्त ये चिंता सताए कि उसका पैसा दूसरे शहर में चलेगा दी या नहीं। रेलवे का नेटवर्क बढ़ रहा था, देश जुड़ रहा था, लेकिन एक कॉमन करेंसी के बिना व्यापार का पहिया जैसे रुका हुआ था। इन्हीं बढ़ती मुश्किलों और एक मजबूत आर्थिक कंट्रोल की जरूरत को देखते हुए लाया गया पेपर करेंसी एक्ट ऑफ 1861। और ये कानून इंडियन करेंसी की हिस्ट्री में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो ये एक्ट असल में था क्या? देखिए, सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये वो कानून था जिसने कागज के नोट छापने का सारा अधिकार प्राइवेट बैंकों से छीन लिया और सीधा सरकार के हाथों में दे दिया। बस यही एक लाइन इस पूरे एक्ट का दिल थी। इसी एक लाइन ने उन ताकतवर प्रेसिडेंसी बैंकों से नोट छापने का हक ले लिया और उसे पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में ला दिया। और यहीं से भारत में एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी सिस्टम की नींव पड़ी। तो इस कानून का असर क्या हुआ? अरे, इसने तो रातों रात बाजार में चल रही करेंसी का चेहरा ही बदल डाला। आइए देखते हैं कि 1861 से पहले और बाद में क्या बड़ा फर्क आया। बदलाव बहुत ही बड़ा था। पहले क्या था? नोट प्राइवेट बैंक्स जारी करते थे और वो बस अपने ही इलाके में चलते थे। अब क्या हुआ? नोट सरकार जारी कर रही थी और उनकी मान्यता पूरे देश में थी। ये एक यूनिफाइड नेशनल इकोनॉमी की तरफ एक बहुत बड़ा, बहुत ही जरूरी कदम था। इस कानून के बाद जो नए नोट आए, उन्हें कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोट्स। इन पर अक्सर ब्रिटिश शासक जैसे कि क्वीन विक्टोरिया की तस्वीर होती थी। ये सिर्फ एक डिजाइन का बदलाव नहीं था, ये एक बहुत ताकतवर राजनीतिक संदेश था जो साफ साफ दिखाता था कि भारत की अर्थव्यवस्था पर असल में कंट्रोल किसका है। अब जरा इस एक्ट के लंबे समय तक चलने वाले असर की बात करते हैं। इसने सिर्फ उस वक्त की प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं किया, बल्कि भारत के मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद भी रखी। तो देखिए, 1861 का ये एक्ट एक बहुत अहम बढ़ाव था। इसने प्राइवेट बैंक नोटों का जमाना खत्म किया और सरकारी करेंसी का एक नया दौर शुरू किया। और पता है, यही वो बुनियाद थी जिस पर चलते चलते कई दशकों बाद 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, जिसने फिर करेंसी जारी करने की ये जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। जो लोग नोट इकट्ठा करते हैं, उनके लिए तो ये कानून एक ऐतिहासिक लकीर की तरह है। इसकी वजह से इंडियन बैंक नोट्स को 2 बिल्कुल साफ कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक 1861 से पहले के वो बहुत ही दुर्लभ प्रेसिडेंसी बैंक नोट, और दूसरे 1861 के बाद के सरकारी नोट। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये कानून सिर्फ एक बिखरे हुए करेंसी सिस्टम को सुधारने के लिए था, या फिर इसका असली मकसद एक बहुत बड़े साम्राज्य पर
आर्थिक पकड़ को और भी मजबूत करना था? ये सवाल हमें इतिहास को अलग-अलग नजरियों से देखने के लिए उकसाता है। अगर इस विषय के बारे में और जानना चाहते हैं तो यूएनसी म्यूजियम के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि याद रखिएगा, हर नोट एक कहानी कहता है।